सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करती हूँ और पवन जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या होता है कि हम निकलते चले जाते हैं और बहुत सारे किवाड़, बहुत सारे दरवाज़े हमारे रास्ते में पड़ते हैं और हम कभी कोशिश ही नहीं करते कि उनकी सांकल खोलकर उनको झांकें उनके अंदर, या उन खिड़कियों में से झांक कर देखें कि अंदर क्या है। तो ये जब आपने सुझाया मुझे दाता पीर, इसने मेरी चेतना में, मेरे याददाश्त में, मेरे पुरानी ज़िंदगी में जो मोहल्लों में मैंने काटी है उसकी बहुत सारी यादें एक साथ मेरे साथ आ गईं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेगास्थनीज जो कि यहाँ पर सेनापति बनकर आया था सेल्यूकस का, जब वो वापस जाता है अपने देश में और एक पुस्तक लिखता है इंडिका, तो एक शहर के बारे में वर्णन करता है। चतुर्भुज शहर है, बहुत खूबसूरत है, 500 से ज़्यादा मीनारें हैं उसमें, 64 शायद दरवाज़े हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, नदियां हैं, देवालय हैं, घुड़साल हैं, और उस शहर का नाम पाटलिपुत्र समझ में आता है जब रिसर्च की जाती है। तो ये वही पाटलिपुत्र है जहाँ से ये उपन्यास निकला है, जहाँ मगध साम्राज्य था और कौटिल्य जैसा नाम, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा नाम, इस तरह के नाम हमारे सामने आते हैं। ये वही बिहार है जहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग जो हैं वो आते हैं और तो बताते हैं, जब एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, छात्र के रूप में आते हैं, तो बताते हैं कि इतनी बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय था यहाँ पर कि 10,000 से ज़्यादा किताबें थीं, 1500 से ज़्यादा आचार्य थे और 3 लाख से ज़्यादा, या हो सकता है मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो रही हूँ, स्टूडेंट्स थे, छात्र थे। ये वही बिहार है जहाँ पे कई धर्म एक साथ निकलते हैं, जहाँ पे जैन धर्म भी है, जहाँ पे बुद्ध भी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चले आते हैं और एक वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी होता है, और जहाँ कुछ दरगाहें भी ऐसी हैं जहाँ दूर दूर से लोग जाते हैं और वहाँ पर सजदा करते हैं। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस राज्य की, उस शहर की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक ऐसी मिली जुली संस्कृति हुआ करती थी। इस पटना से कुछ दूरी पर एक सिवान जगह है और उस सिवान के पास एक लहेजी गांव है, और उस लहेजी गांव में ऋषिकेश सुलभ जो हैं उनका जन्म होता है 1956 में। ये लहेजी गांव बहुत, इसकी बसाहट बहुत पुरानी है और हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के परिवार वहाँ पर मिलते हैं। सुलभ जी के पिता रमाशंकर श्रीवास्तव एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इस कदर अपने जो उनका देश प्रेम जो था वो इस कदर था कि वो सब कुछ भूलकर उसमें लगे हुए थे। अपनी बेटी होती है, पुत्री का जन्म होता है, वो नहीं आते हैं क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चल रहा होता है। वो उनकी पत्नी जब अपनी बेटी को लेकर घर जाती हैं तो सबसे पहले पुलिस जो है वो उनका स्वागत करती है वहाँ पर, और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद वो अपनी ये सारी गतिविधियां छोड़कर बिना कोई पद लिए होम्योपैथ डॉक्टर के रूप में वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि बिहार में वो होम्योपैथिक बोर्ड की स्थापना करते हैं। जो मूल भाषा थी उस घर में, जो भाषाएं खास तौर पे पढ़ी जाती थीं, वो अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत का ज़्यादा चलन था। हिंदी वो लोग वैसे ही सीख गए थे, हिंदी मूल भाषा नहीं थी सुलभ जी की उस समय। और इनके एक घटना में यहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जब स्वतंत्रता के बाद सुलभ जी अपने एक मित्र के पास जाते हैं तो पता लगता है कि वो उन्हें सुझाव देता है कि तुम्हारे पिताजी तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि एक फॉर्म भर दो और उनको पैसे मिलने लगेंगे। तो मेरे पिताजी को मिल रहे हैं। सुलभ जी पूछते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी तो कोई स्वतंत्रता सेनानी थे ही नहीं, वो तो ऐसे ही चल जाता है। ऋषिकेश सुलभ बड़ी उस समय सुलभ नहीं लगाते थे, ऋषिकेश श्रीवास्तव बड़े खुश होकर एक फॉर्म लेके अपने पिता के पास पहुंचते हैं और पिता जिंदगी का पहला और आखिरी थप्पड़ उनको मारते हैं।
ये बताना इसलिए ज़रूरी है ये कुछ चीज़ें कि जब व्यक्ति का निर्माण होता है तो वो यही संस्कार होते हैं जिनसे उनका वो निर्मित होता है। माँ के बारे में जब बात करते हैं ऋषिकेश सुलभ, तो इस उम्र में भी एक अजीब तरलता उनकी आंखों में आ जाती है और आवाज़ में आ जाती है, और बताते हैं कि मेरी माँ कैथी में चिट्ठियाँ लिखा करती थी, कैथी ज़बान में। ये भी बताते हैं कि माँ जो है लोकगीत, बहुत बड़ी मधुर आवाज़ थी और लोकगीत गाया करती थी। सुलभ जी कहते हैं कि मुझे जो संस्कार मिला है पढ़ने का वो तो पिता से मिला है। बहुत तरह की मैगज़ीन्स आया करती थी घर में और उनको पकड़ा दी जाती थी, वहाँ से पढ़ने का संस्कार मिला। लेकिन ये लोक जीवन का जो संस्कार है, उसको जानने का संस्कार, उसकी कलात्मकता को जानने का संस्कार मुझे माँ से मिलता है। तो लहेजी गांव से सुलभ, ऋषिकेश सुलभ जो हैं पटना आते हैं, आकाशवाणी में काम करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नाट्य संस्थाओं से जुड़ना शुरू करते हैं। पहला जो उनकी रचना है वो कहानी होती है, और कई कहानी के संग्रह उनके आ चुके हैं। पत्थरकट, बदस्थल से छलांग, बंधा है काल। उपन्यास अग्निलीक उनका इससे पहले आया हुआ है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। इसके अलावा वो नाटककार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। धरती आबा, अमली, बटोही, बांधा है काल, तूती की आवाज़, वसंत के हत्यारे। इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें मिलता है और 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। स्वतंत्रता के बाद, या हम कहें कि जब मॉडर्न एज आती है, उस समय के जब हम नाटकों की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर 2 नाटककारों के पहले नाम लेना चाहूँगी और फिर सुलभ जी के बारे में हम बात करेंगे। एक नाटककार हैं गिरीश कर्नाड, जो कन्नड़ में लिखते हैं, और अगर आप उनके नाटकों को देखें तो उन्होंने अपने नाटकों की पूरी जो कहानियाँ हैं, जो थीम्स हैं, वो लोक जीवन से उठाई हुई हैं। अपने पारंपरिक जो पुस्तकें हैं उनसे उठाई हुई हैं। महाभारत, अगर आपको याद हो तो बहुत अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले अग्निवर्षा करके एक नाटक हमने ITM में भी देखा था, बड़ा खूबसूरत मंचन उसका हुआ था, वो भी उन्हीं का है। तो लोक जीवन, लोक कथाएं, लोक फोक टेल्स जिनको कहते हैं, उनसे उन्होंने कथाएं उठाई और अपने नाटकों को बनाया। और ख़ास बात यह है कि वो नाटक पोस्ट मॉडर्न जो चीज़ें हैं, जो आज के युग की चीज़ें हैं, जिन समस्याओं पर हम बातें करते हैं, वो गिरीश कर्नाड ने पुरानी चीज़ों के ज़रिए, पुराने अपने ग्रंथों के ज़रिए, महाभारत के ज़रिए, फोक टेल्स के ज़रिए उसको बताने की कोशिश की। एक और नाटककार के बारे में मैं बात करूंगी, हबीब तनवीर। हम सब जानते हैं कि हबीब तनवीर बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी ख्याति हुई, और ख़ास बात यह है कि वो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में नाटकों को लिखा करते थे। छत्तीसगढ़िया भाषा में उन्होंने नाटकों को लिखा। आगरा बाज़ार उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, चरणदास चोर उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। उनकी फ़िलॉसफ़ी ये थी कि सिर्फ हम अगर लोक जीवन से कोई चीज़ उठा लेते हैं तो उतना ही काफ़ी नहीं है, हमें उन लोक कलाकारों को भी उसमें जोड़ना चाहिए। और अगर आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि आगरा बाज़ार में 75 कलाकार काम करते हैं, चरणदास चोर में 52 कलाकार काम करते हैं। तो ये जो एक अपने जीवन से, अपने लोक कलाओं से जुड़ने की जो प्रवृत्ति शुरू हुई नाट्य संस्थानों में, उसी को ऋषिकेश सुलभ जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने विदेशिया शैली में, जो भिखारी ठाकुर की बड़ी प्रसिद्ध शैली रही है, और भिखारी ठाकुर को कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी के शेक्सपियर थे, जबकि मुझे बड़ी आपत्ति होती है कि हर किसी को शेक्सपियर क्यों बता दिया जाता है हमारे यहाँ। उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना बहुत बड़ा रोल होता है कुछ भी करने में। तो उन्होंने विदेशिया उनका एक नाटक था जो उन्होंने लिखा था, और उनके सारे नाटक उन स्त्रियों के बारे में होते थे जो घर से छूटी हुई स्त्रियां होती थीं, जिनके पति विदेश चले गए होते थे, जिनको छोड़ दिया जाता था, इस तरह की जो विधवा हो जाती थीं,
तो एक तरह से फेमिनिज्म की अगर हम बात करते हैं, नारीवाद साहित्य की बात करते हैं, तो भिखारी ठाकुर का साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और खूब जो यंत्र तंत्र जो लोक जीवन के होते थे, उनके साथ वो उन नाटकों को बड़े ही रंगीन ढंग से प्रस्तुत किया करते थे भोजपुरी भाषा शैली में गाकर। वही विदेशिया शैली ऋषिकेश सुलभ ने अपने नाटकों में अपनाई, और जिस वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। और उनको अभी मैंने बताया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको मिलता है, जबकि थोड़ा सा लोगों ने उस पर आपत्ति भी उठाई। इस वजह से आपत्ति उठाई कि उससे पहले उन्हें बिहार सरकार सम्मान देती है, जिसको वो मना कर देते हैं कि मैं वो नहीं लूँगा, उसको नहीं लेते। और इस वजह से नहीं लेते कि बिहार में नाटकों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये जो दूसरा पुरस्कार है वो उसको ले लेते हैं। इस उपन्यास के बारे में बात करने से पहले मैं मोहल्लों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम सभी कहीं ना कहीं मोहल्लों से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है। और ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे मोहल्लों में रहे हैं, ऐसे शहरों के मोहल्ले में रहे हैं, जैसे मेरठ, जैसे गाज़ीपुर, जैसे मुरादाबाद, जैसे लायलपुर, रावलपिंडी, दिल्ली, पंजाब के कुछ मोहल्ले, मेरठ, अलीगढ़, इस तरह के मोहल्लों से अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ किस तरह की संस्कृति हुआ करती थी। आप उन गलियों से निकलते थे तो एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ जाती थी जहाँ सुबह शाम अजान हुआ करती थी। आप उससे आगे जाते थे तो बड़ का पेड़ होता था जिस पर औरतें सुबह गीले बालों के साथ घूम घूम कर कलावे बांध रही होती थी, और साथ में मंदिर होता था। वहाँ थोड़ी दूरी पर गुरुद्वारा भी हुआ करता था। जब मुहर्रम का समय होता था तो बच्चे अगर हंसते थे तो माएँ डांट देती थीं कि हंसो नहीं। और जब गुरु ग्रंथ साहब निकल रहा होता था तो लोग सामने जगह दे देते थे ताकि आसानी से निकल जाए। ये वो मोहल्ले थे जहाँ अमीरन बुआ बड़े खूब ज़ोर शोर से खड़े होकर अपने दरवाजे पे हरिओम दूध वाले को आवाज़ देती थी, हरिओम दामाद आए हुए हैं, दूध ढंग से देना, दही में मलाई ज़्यादा डाल के देना। और हरिओम दूध जो दूध वाला है वो मलाई में एक्स्ट्रा मलाई डालकर ले जाया करता था क्योंकि दामाद आए हुए हैं। ये वो मोहल्ले हुआ करते थे जब लड़कियां रिक्शे से आया करती थीं और वो जो दुकान छोटी छोटी खुली होती थी और वहाँ पर उतरती थीं, और लतीफ़ पान वाले को लगता था कि ये लड़की यहाँ पे खड़ी ना हो तो कहता था बीबी जाओ, पैसे मैं दे दूँगा। ये वो मोहल्ले हुआ करते थे। ये वो मोहल्ले हुआ करते थे जहाँ पर शमा हो या श्यामा, वो घर उस मोहल्ले की बेटी हुआ करती थी। उन मोहल्लों में इंसान बसा करते थे, उन मोहल्लों में आदमी बसा करते थे। आज उन मोहल्लों में हिंदू मुसलमान बसते हैं। आज इन मोहल्लों में शिया सुन्नी बसते हैं। आज इन मोहल्लों में ठाकुर, वैश्य, ब्राह्मण ये बसते हैं। मोहल्ले कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनका कॉलोनीकरण होने का पूरा जो ज़ोर शोर से लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह ये कॉलोनी में परिवर्तित हो जाए। दाता पीर को जब हम पढ़ते हैं तो ये उन्हीं मोहल्लों की कहानी है। चिकपट्टी, पचकौड़ी शाह की गली, इस्माइल चक, परमानंदपुर, लालजी मेला, सुल्तानगंज, शंटर वाली गली, सब्जी बाग, अब्दुल बारी रोड, गांधी मैदान, थाना पीर बहोर, कब्रिस्तानिया, जामुन गली, पता नहीं कितने मोहल्ले, ये भी मैंने कम लिखे हैं। और जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया, मैं बिहार कभी नहीं गई हूँ, मैं पटना कभी नहीं गई हूँ, तो मैंने पहले मैप निकाला और मैंने देखा कि ये एक्चुअली में असल में मोहल्ले हैं या ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन वो सारे मोहल्ले हैं। तो ये उन मोहल्लों की कहानी है। खास तौर पे इसमें दो मोहल्ले, पीर मुहानी और लुहानीपुर, ये दो मोहल्ले ज़्यादा चलेंगे, लेकिन ये सारे मोहल्लों की कहानियाँ हैं। ये मुजाविरों की भी कहानी है। मुजाविर जो मज़ार के सेवक हुआ करते थे, जो झाड़ू पोछा किया करते थे, उसकी सेवा किया करते थे। ये मनिहारों की भी कहानी है, जो चूड़ियाँ पहनाने का काम करते थे, जो साज श्रृंगार का चीज़ें बेचा करते थे। और ये पसमानदा मुसलमानों की भी कहानी है, जो अशरफ मुसलमानों से अलग हुआ करते थे, जो दलित मुसलमान हुआ करते थे, और कैसे इनका जीवन बीतता था।
कोई भी हो, दलित कोई भी हो, उसमें हिंदू मुसलमान कुछ होता ही नहीं है। जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ये उसकी कहानी है। मैं कह रही थी कि हमारे आसपास दरवाजे होते हैं और हम उसको खोलकर ही कभी नहीं देखते। मुझे ये उपन्यास पढ़ते हुए याद आया कि अभी मैं कुछ दिन पहले सब्जी खरीद रही थी और एक लड़का मेरे साथ में सब्जी वाले पे आके खड़ा हुआ और उसने कहा कि एक टमाटर दे दो और एक बैंगन दे दो और थोड़ा सा धनिया डाल दो और थोड़ी सी मिर्च डाल दो और मेरे पास 15 रुपए हैं। या मैं किसी किराने की दुकान पे खड़ी हुई थी तो एक बच्चा वहां पर आता है और कहता है कि 10 रुपए का घी दे दो, तो वो डांटता है कि 10 रुपए का कौन सा घी होता है। तो हमारे आसपास ही हैं, ये लोग हमारे आसपास हैं, लेकिन उनको हम कभी देखने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मोहल्लों की बात हो रही है। इन गलियों में रोज कमाने खाने वाले लोग बसे हुए थे। पटना की सड़कों पर अंडा, फल, सब्जी, जूस, आइसक्रीम, शरबत, लस्सी, पानी पूरी, चाट बेचने वाली एक बड़ी आबादी के चूल्हे इन्हीं गलियों में जलते थे। टिन के बक्सों से लेकर लोहे के भारी भरकम ढांचे तक को आकार देने वाले कारीगरों, ईंट जोड़ने और रंगाई पुताई करने वाले कामगारों, विवाह से श्राद्ध तक के भोज के लिए सुस्वाद भोजन पकाने वाले रसोइयों से भरी थी ये गलियां। उड़द दाल की पिट्ठी हो या काजू की पिट्ठी, हवन के लिए आम की लकड़ी चाहिए या धूप की, शराबबंदी के सख्त कानून के बावजूद देसी दारू का पाउच होना चाहिए या दूसरे राज्यों से चोरी से आई अंग्रेजी शराब, पलक झपकते सब हाजिर कर देने की कुव्वत इन गलियों में थी। इन गलियों की अपनी साख थी। लोग एतबार करते थे कि यहाँ कोई फरेब नहीं होगा। अलस सुबह इन गलियों से झुंड बांधकर औरतें निकलती और पसर जाती शहर में। बहुमंजिली इमारतों में रहने वालों के घरों के कॉलबेल घनघना उठते। झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, खाना पकाना सहित छोटे बच्चों की देखभाल करने में पारंगत इन औरतों में से कुछ की वापसी इस फ्लैट में उस फ्लैट से होते हुए दोपहर में होती, फिर सांझ से पहले निकलती और रात में लौटती। कुछ तो सुबह निकलती और देर रात गए लौटती। कब्रिस्तान और नूरारी मस्जिद के फाटक तक जाकर बाईं ओर मुड़ जाने वाली ये सड़क सुबह से देर रात तक मृदंग की तरह और इससे निकलने वाली चारों गलियां झांझ की तरह बजती रहती हैं। ये कहानी उन मोहल्लों की है जहां पे इतिहास या अतीत के को अकबकाकर बाहर निकल आने का खतरा हमेशा बना रहता था। लोग जब खुदाई करते थे इन मोहल्लों में तो रात में करते थे, खास तौर पे लुहानीपुर में, कि पता नहीं क्या निकल आए और पुलिस वाले हमारा घर ले लें यहाँ से। ये उपन्यास बहुत चर्चित हो रहा है। क्यों चर्चित है? क्योंकि एक लंबे समय बाद मुस्लिम समुदाय को, खास तौर से पसमानदा मुस्लिम समुदाय को, इतने संवेदनशील ढंग से शायद ही किसी लेखक ने लिखा होगा। मुझे इससे पहले के 2 उपन्यास याद आते हैं। अल्पज्ञानी हूँ मैं, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने मुस्लिम जीवन से संबंधित 2 ही उपन्यास, पूरी तरह से जो मुस्लिम जीवन पर आधारित हैं, 2 ही उपन्यास पढ़े हैं। एक इंग्लिश में है, अतिया हुसैन का सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, जो कि लखनऊ के ताल्लुकदारों से ताल्लुक रखता है। और दूसरा उपन्यास जो मेरा बहुत ही पसंदीदा उपन्यास है और इसके साथ साथ अभी भी वो मेरे सिरहाने के करीब में पड़ा हुआ है और उसको मैंने एक बार फिर से पढ़ लिया और जब कभी मेरा मन होता है उसको मैं खोलकर पढ़ लेती हूँ, वो है राही मासूम रज़ा का आधा गाँव, जो कि गाजीपुर के गंगौली का लिखा हुआ है। वो खुद ही कहते हैं मैंने महाकाव्य जैसा उपन्यास लिखा है। और गंगौली के मुसलमाने, पूरी गंगौली भी नहीं है, उसकी दक्षिण पट्टी है, उस दक्षिण पट्टी के मुसलमानों का इतना खूबसूरत वर्णन मैंने कहीं और नहीं पढ़ा। कि जब पार्टीशन होने वाला था उस समय का वो उपन्यास है और गंगौली, उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, वो अपने में मस्त है। शिया मुस्लिम है, उनका एक ही काम है, हिंदू और मुस्लिम, उस जगह पे रहने वाले हिंदू और मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ किसमें व्यस्त हैं। पूरा साल उनका किसमें निकलता है कि मुहर्रम कैसे मनाना है। और वो जब ताज़िए निकलते हैं तो हिंदू औरतें भी उसके नीचे से निकलती हैं और वो मानती हैं, जो मुसलमान है वो मतलब पूछते हैं, जब अलीगढ़ उनको पता चलता है कि पाकिस्तान बन रहा है तो पूछते हैं ये पाकिस्तान क्या है, कोई मस्जिद है क्या, कोई मस्जिद है क्या। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा भाई अलीगढ़ पाकिस्तान में जाएगा, तो कहते हैं मतलब अलीगढ़ के उसके पहिए लगे हैं, अलीगढ़ कैसे पाकिस्तान में जाएगा।
फिर एक जो है उसकी जो जिससे वो प्रेम करता है सईदा, वो अलीगढ़ में पढ़ रही है, तो उसकी पूरी चिंता सिर्फ इस बात में है कि कहीं सईदा भी, वो अलीगढ़ जब जाएगा तो कहीं सईदा भी उसके साथ ना चली जाए। और जब AMU से कुछ लड़के आते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारी बहन बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो अचानक वहाँ से एक हिंदू जो है उठ के कहता है कोई हाथ तो लगा के देखे हमारी बहन बेटी को, हम काट के डाल देंगे। इतना खूबसूरत उपन्यास। जब मुसलमान बहुत आधे चले जाते हैं, आधे वहाँ पे रह जाते हैं, तो जो औरतें हैं, सैयद औरतें, वो चाबियां लटका के घूमती हैं, लेकिन बक्से खाली पड़े हुए हैं। जहां पर लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे हैं, परिवार टूट गए हैं। तो मेरी जानकारी में मैंने जो 2 उपन्यास पढ़े हैं, वो एक अतिया हुसैन का, बहुत खूबसूरत दोनों उपन्यास हैं, और दूसरा जो है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, और दूसरा उपन्यास मैंने आधा गांव पढ़ा। और उसके बाद तीसरा उपन्यास मैंने ये देखा। अब इसमें खास बात यह है कि ये दोनों उपन्यास जिनकी मैं पहले बात कर रही हूँ, दोनों मुस्लिम राइटर्स ने लिखे हैं, उसके लेखक मुस्लिम हैं, लेकिन ये एक हिंदू जो लेखक है वो मुस्लिम समाज के बारे में लिख रहा है, और इस ढंग से लिख रहा है। क्या होता है, जैसे हम कभी कभी लेक्चर देते हैं या बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप फेमिनिज्म के बारे में क्या समझेंगे, आप विमेनिज्म के बारे में क्या समझेंगे, क्योंकि आप पुरुष हैं, आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये एक बात होती है। लेकिन जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो वहीं कहीं बीच में रहने वाला व्यक्ति है जो इस उपन्यास को लिख रहा है। इतनी बारीक नज़र के साथ उन्होंने चीज़ों को देखा है। अगर हम कहानी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जिसके बारे में उपन्यास है उसकी थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें, तो एक महिला है रसीदन, उनके 3 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की है जिसका नाम अमीना है, दूसरी लड़की चुन्नी है, और तीसरा एक लड़का है फजलू। जो अमीना है बड़ी शांत स्वभाव की, चुप रहने वाली लड़की है, परिस्थितियों की मारी हुई। जो चुन्नी है उसके हाथ में घोड़े पे बैठती नहीं और तलवार ही नहीं है, अपनी ज़बान से ही वो सारे मोहल्ले में वार कराती है। वो इस तरह की लड़की है। और फजलू जो लड़का है वो बचपन में ही पोलियोग्रस्त पैर है उसका। विधवा है, रसीदन जो है वो विधवा है और कब्रिस्तान में रहती हैं। ये उपन्यास कब्रिस्तान से शुरू होता है और कब्रिस्तान पर ख़त्म होता है, ये इसकी खास बात है। कब्रिस्तान में रहती हैं और उनकी रोज़ी रोटी का जो किस तरह से घर चलता है कि कब्र खोदने का काम होता है। और एक मज़ार है वहाँ पे दाता पीर मनिहारी की, जहाँ पर चूड़ियाँ चढ़ाने की रवायत है। वहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं और उसके बाद वो चूड़ियाँ वो उठाकर वापस बेच आती है। तो ज़रा सा सोच के देखिए कि कब्रिस्तान में एक इतना बड़ा परिवार रह रहा है और उसके पास सिर्फ ये साधन है कमाई के, और बेटा जो है वो पोलियोग्रस्त है। बेटा पोलियोग्रस्त है लेकिन कब्र खोद लेता है और बाद में धीरे धीरे वो भी बंद हो जाता है उसका। वो परिवार कैसे जी रहा है? जब शब बारात का समय होता है तो 15 दिन पहले से सारा घर जो है वो उत्साह से भर जाता है, क्योंकि उस समय लोग वहाँ पर आते हैं रात को और वो शरबत का इंतज़ाम करते हैं, चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, धूप बत्ती वगैरह ला कर रखते हैं, तो वो जाते हुए कुछ पैसे रख जाते हैं। ये उनकी कमाई का साधन है। इसके साथ ही नसीर जो उसके पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके साथ ही एक सत्तार मियाँ, जो हम कह सकते हैं कि वैसे इस उपन्यास में कोई भी विलेन नहीं है, कोई भी ऐसा एक भी चरित्र नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये विलेन है। उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो खामियां भी हैं उनको इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता किसी के ऊपर, कि आपको एकदम उससे घृणा होने लग जाए।
सत्तार मियाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि रसीदन के पति की हत्या सत्तार मियाँ ही करते हैं। तो सत्तार मियाँ एक थोड़ा सा अजीब सा कैरेक्टर हैं और वो अमीना ये रसीदन के साथ आके रहने भी लगते हैं। और अब जब उपन्यास शुरू होता है तो उनकी पूरी नज़र उसकी बड़ी बेटी के ऊपर है। एक और कैरेक्टर एक और चरित्र जो बहुत ज़्यादा जिसका वर्णन है और जिसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है वो साबिर है। साबिर जिससे अमीना मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, और वो साबिर में कैसे बदलाव आते हैं, और वो बदलाव समय के साथ शायद हर किसी में आते हैं, लेकिन उन बदलावों की वजह से किस तरह से घर जो हैं वो टूट जाते हैं, किस तरह से जिंदगियां बिखर जाती हैं। मैं चरित्रों की बात कर रही थी, कैरेक्टर की बात कर रही थी। कब्रिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ये किसी भी लेखक के लिखने की काबिलियत होती है कि वो एक निर्जीव चीज़ को किस तरह से कैरेक्टर बना देता है। जैसे राही मासूम रज़ा की मैं बात कर रही थी, अगर आप दक्षिण पट्टी को देखें तो दक्षिण पट्टी अपने आप में एक कैरेक्टर के रूप में सामने आती है। तो कब्रिस्तान एक कैरेक्टर है। दाता पीर मनिहारी की जो मज़ार है वो अपने आप में एक कैरेक्टर है जो पूरी कहानी में साथ साथ चलता रहता है। और केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियां हैं कि मौत जब दूर रहती है पैदा करती है खौफ, मौत जब दूर रहती है पैदा करती है खौफ, मौत के नज़दीक रहकर सबसे बेखौफ होता है आदमी। तो ये परिवार वहाँ पर रह रहा है, कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ पर उनकी खुशियाँ भी वहीं पर हैं। वहाँ चांदनी जब पड़ती है तो कब्रों के ऊपर चांदनी चमकने लगती हैं। वो चांद, सूरज, प्रकृति, पक्षी, कुछ प्रवासी पक्षी भी वहाँ पर आते हैं जो कुछ समय आते हैं फिर चले जाते हैं। सेमल, सिहोर, कदम के पेड़ हैं वहाँ पर। मृत्यु की छाया में लिखा हुआ ये उपन्यास, और वहाँ रह रहे लोग जो हैं वो वहाँ से, उसी कब्रिस्तान से अपनी खुशियों के रास्ते भी देखने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि मृत्यु हुई उनका घर चलाने का सबब भी है। मज़ार पर ज़ियारत जब होती है तो उनको कुछ मिल जाता है। रसीदन उस मोहल्ले में पूरी अकेली रह गई हैं, कोई और नहीं है मुसलमान, सिर्फ उसी का परिवार है। ऋषिकेश सुलभ जी पर यह भी एक आरोप लगता है कि उन्होंने ढंग से पूरा खुलकर उस चीज़ को नहीं बताया जो तनाव की वो बात करते हैं। कहीं कहीं बात करते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कहीं कहते हैं कि भीतर ही भीतर आग सुलग रही है, कहीं कहीं कहते हैं कि कुछ सालों से धीरे धीरे धुआं पसर रहा है, कभी कहते हैं अचानक दुकानें बंद हो गई, पुलिस की परेड शुरू हो गई। और वो कहती है, रसीदन कहती है कि 32 दांतों के बीच में जीभ सी जिंदगानी है हमारी। वो अपनी चुन्नी से बहुत डरती है क्योंकि चुन्नी सारा उसके साथ रोज़ एक बवाल खड़ा होता है। तब वो कहती है कि हम जीभ की तरह रह रहे हैं 32 दांतों में। तो सुलभ जी पर ये आरोप कई लोग लगाते हैं कि उन्होंने इस उपन्यास में ढंग से, जैसे आप दूसरे उपन्यास पढ़ेंगे तो नेहरू की बात है तो नेहरू को भी बुरा भला लोग कह रहे हैं, जिन्ना की बात है तो जिन्ना को भी बुरा भला कह रहे हैं, गांधी को की चीज़ों को भी कमियां बता रहे हैं, या बाबरी मस्जिद के समय की बात हो रही है, लोग खुलकर लिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने बड़े ही सांकेतिक ढंग से चीज़ों को लिखा है, ज़्यादा जिक्र उसका नहीं मिलता है। उपन्यास जब हम शुरू करते हैं, और शायद उसके पीछे कारण भी हैं जिसको हम आगे देखेंगे, उपन्यास जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले 2 पंक्तियां शुरू होती हैं अमीर खुसरो की। शुदज मोमिन बगर्दू बांगे तकबीर, जिगब्र आवाज़ नारायण हवागीर। तर्जुमा खुद ही करते हैं वो। यह वह समय था जब मुसलमानों की अजान की आवाज़ आसमान की ओर जा रही थी और हिंदुओं के मुंह से नारायण का स्वर वातावरण में गूंज रहा था। तो अमीर खुसरो ये जो साझी संस्कृति है जिसके वो बारे में बार बार बात करते हैं, और अपनी जब आप उपन्यास शुरू करते हैं तो अपनी इच्छा वो ये दिखाते हैं कि ये मुझे मतलब ये जो हमारे देश की, हमारे समाज की जो चीज़ थी, जो हम मिलजुल कर रहते थे, वो आगे तक जानी चाहिए, और आज जो ख़त्म होती चली जा रही है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हम राजनीति को छोड़ दें और हम लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, या हिंदू मुसलमानों को देखें अगर हम, तो बंगाल में आप जाएंगे
तो वहाँ जो मुस्लिम औरतें हैं बिल्कुल बंगाली ढंग से रहती हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, सिवाय बिंदी एक शायद बड़ी लगा लें। उनके गाने भी वही होते हैं, उनका खान पान भी वही होता है। आप अगर दक्षिण की तरफ चले जाएं, वहाँ के आप मुसलमानों को देखें, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं जब ग्वालियर आई थी, मैं क्योंकि अलीगढ़ से आई थी, तो अलीगढ़ में मैंने एक अलग ढंग का माहौल देखा था, और यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी होती थी कि यहाँ पर कहीं कोई अंतर पता ही नहीं चलता हिंदू और मुसलमान का। तो ये हमारी जो साझी संस्कृति है, वही खान पान। अच्छा, बिहार में शायद बिहार के लोग बताएंगे कि मांग में सफ़ेद सिंदूर भरने का रिवाज है। जो मुस्लिम औरतें हैं उनमें सफ़ेद सिंदूर भरने का रिवाज है। सिंदूर भरने का रिवाज तो मुसलमानों में नहीं होता। तो ये संस्कृति कहाँ से आई है? ये संस्कृति वहाँ बिहार की संस्कृति है जो उन्होंने वहाँ से ले ली है। एक कैरेक्टर ऐसा है राधे, जिसको बहुत ज़्यादा उजागर किया है ऋषिकेश सुलभ जी ने। राधे रसीदन बुआ, ये जो रसीदन है, उनके कब्रिस्तान के बाहर ही चाय का ठेला लगाता है, और वो बुआ कहता है किसको? रसीदन को। और उसकी बहनें कौन हैं? चुन्नी और अमीना। और राधे सिर्फ कहने मात्र की बहनें या बुआ नहीं है, राधे उस चीज़ को अंत तक निभाता है। जब पुलिस आती है चुन्नी को पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ शिकायत की जाती है कि चुन्नी लड़का लेके भाग गई है, चुन्नी घर से भागती है, तो पुलिस वालों को भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस लगता है, बड़ा रुचिकर केस लगता है कि अभी तक तो लड़के लड़कियों को लेकर भागते थे, लेकिन यहाँ पर लड़की जो है वो लड़के को लेकर भाग गई है। तो वहाँ पुलिस आती है तो राधे वहाँ पर मौजूद होता है। चुन्नी अगर कुछ गलत काम कर रही होती है तो राधे वहाँ पर मौजूद होता है। अगर सत्तार मियाँ एक बार घर में अकेले देखकर घुस आते हैं अमीना को, तो राधे वहाँ बीच में आकर उनको बुरी तरह से मारता है। तो ये जो संबंध दिखाने की कोशिश लगातार ये कर रहे हैं ऋषिकेश सुलभ, उसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। और दाता पीर जब हम पढ़ते हैं तो तब हम इसी की जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है किसी भी उपन्यास की, किसी भी पुस्तक की, उसको हम समझ पाएंगे जब हम दाता पीर पढ़ेंगे कि ये किस तरह की संस्कृति को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पर आप जब इसको पढ़ते हैं तो इतिहास की बात भी होती है। बताते हैं कि रसीदन के अब्बू के पुरखे जो हैं वो मुमताज़ महल के साथ आए थे, और वो मुमताज़ महल की बहन के साथ आए थे, और वो पुरखे चले आ रहे हैं। या बाहर कहाँ लाहौनी अफ़गानी जो हैं उनके नाम से लोहानीपुर बस्ती वहाँ पे बसी, और कैसे जहांगीर ने फिर कहा, जहांगीर के वो उसमें थे, सेनापति थे, तो वहाँ पर वो आकर बस गए। तो वो जो पुराना इतिहास है, इसके अलावा जैसे लोहानीपुर का वो नाम बताते हैं कि अजीमाबाद था, फिर उससे पहले पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र से भी पता नहीं पहले का शहर है, कब का शहर है, इतना पुराना शहर है। तो आप जो थोड़ी देर बाद जब उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि इतिहास जो है वो कहीं कहीं से थोड़ा सा झांक रहा होता है। एक चीज़ और जो हमारे पास से खोती चली जा रही है, और जिसके ऊपर हमारा ध्यान दिलाया है ऋषिकेश सुलभ जी ने, कितनी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी से एकदम से गायब हो रही हैं। हमारे यहाँ पीतल के बर्तन साफ़ करने वाला अब नहीं आता, हमारे यहाँ रुई धुनने वाला अब कोई नहीं आता, हमारे यहाँ चाकू छुरी तेज़ कराने वाला अब कोई नहीं आता, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन जिस ढंग से पहले बना करते थे वो अब कोई नहीं आता है। हमारे बहुत सारे विलियम डैलिम्पल एक स्कॉटिश राइटर हुए हैं, और अगर आप लोगों को पता हो तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, बड़ी मोटी मोटी उनकी किताबें हैं। ख़ास तौर पे जो मध्ययुगीन भारत है उसके बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। उनकी द लास्ट मुग़ल, द वाइट मुग़ल, ऐसे करके किताबें हैं। और विलियम डैलिम्पल एक ऐसे व्यक्ति हैं, अभी भी यहीं रहते हैं, लगभग भारत में ही रहते हैं, जिन्होंने चांदनी चौक की गलियों में बैठकर मज़दूरों के साथ बीड़ी फूंकते हुए अपनी किताबें, इस ढंग से उन्होंने रिसर्च की है, आर्काइव्स में जाके और किताबें लिखी हैं। तो उनकी एक किताब है सिटी ऑफ जिन्स। सिटी ऑफ जिन्स में वो अजमेरी गेट के एक मोहल्ले में, जो कि मोचियों का मोहल्ला होता है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ढूंढने जाते हैं कातिब को।
उनको पता लगता है कि जो मुग़लों के कोर्ट में जो कातिब कलम चलाकर लिखा करता था, जिस ढंग से बड़ी खूबसूरत राइटिंग हुआ करती थी, कैलियोग्राफर जिसको कहते हैं, उनको ढूंढने जाते हैं और उनके बेटे उनको मिलते हैं शमीम। तो वो बताते हैं कि हम शायद इस हिंदुस्तान के आखिरी कातिब हैं। हमारे पिताजी थे, वो नहीं, हमारे पिताजी शायद आखिरी कातिब हैं और इसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर भी कातिब का जिक्र है कि कातिब इंतज़ार करते रहते हैं। ये वैसे कातिब हैं जो सिंपल साधारण ढंग से लिख रहे हैं, तो कातिब इंतज़ार करते रहते हैं, लोग नहीं आते हैं। तो बहुत चीज़ें हमारे जीवन से निकलती चली जा रही हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र हमारे यहाँ से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। एक तारा हमें सुनाई नहीं देता। कभी कभी एक यहाँ पे एक तारा लेकर एक साधु सा घूमा करता था, एक बार वीडियो भी मैंने बनाया, उन्होंने भी आना बंद कर दिया। नागफणी नहीं मिलती, अलगोज़ा नहीं मिलता। मणिपुर का एक पुंग करके एक बड़ा खूबसूरत वाद्य यंत्र होता है, वो नहीं मिलता। तो हज़ारों लाखों चीज़ें, चप्पल बनाने वाले हुआ करते थे हमारे यहाँ, अब तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं कि हमें वो नहीं मिलता। और अगर आप देखेंगे ये सारी जो स्किल डेवलप होती हैं ये इन मोहल्लों में डेवलप होती हैं। लेकिन हम बड़े उत्सवजीवी लोग हैं, हम बड़े उत्साही और खुश रहने वाले जीव हैं। हम इस बात से भी बहुत खुश हो जाते हैं कि एक एंटीला बना है और उसमें 4 लोग रहते हैं और इतने माले की बिल्डिंग है और इतने उसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम बहुत खुश हैं। और हम इस बात से भी खुश हैं कि उसी मुंबई में एक धारावी भी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है, जहाँ पे फॉरेनर्स को ले जाकर घुमाया जाता है कि देखिए ये हमारी धारावी है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि उस धारावी की खोली में जहाँ 10 लोग रहते हैं कैसे शिफ्ट में वो लोग सोया करते हैं, क्योंकि 10 लोग या 8 लोग या 5 लोग भी नहीं आ सकते, तो शिफ्ट में सोते हैं। 5 लोग अंदर रहते हैं, 4 लोग, और 5-4 बाहर बैठे रहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो उस धारावी या उस स्लम एरिया से जितनी हमारी स्किल है, हमारी आत्मा, इस देश की आत्मा इन्हीं गली मोहल्लों में है। ये छोटे छोटे काम करने वाले जो अभी जो मैंने पढ़ के भी सुनाया ऋषिकेश सुलभ जी का शुरू का हिस्सा उनके उपन्यास का, तो ये उन छोटे छोटे मोहल्लों में स्किल्स हैं जो आज बिल्कुल गायब होती चली जा रही हैं। स्वेटर बुनने वाले लोग नहीं रहे, कढ़ाई करने वाले लोग खत्म होते चले जा रहे हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजा लेते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ इससे भी कमाई हो सकती है, तो चलो तबला सिखा दो। इस ढंग से हमारे ये जो ग्लोबलाइजेशन का असर है, इस ढंग से हमारी ज़िंदगी में आता चला जा रहा है कि विलुप्त होती चली जा रही हैं हमारी असली चीज़ें। और ये उपन्यास उन विलुप्त चीज़ों के बारे में भी बात करता है। ये उपन्यास शहनाई के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बात करता है, गुम होती हुई खमस की रवायत के बारे में बात करता है, ठुमरी के बारे में बात करता है, और एक लंबा जो इसका हिस्सा है वो शहनाई वादकों के ऊपर है। तो उस बारे में भी इस उपन्यास में बात होती है। हम जब भी लिटरेचर की बात करते हैं तो मेरे साइंस के कई मेरे साथ में कॉलेज में लोग हैं, तो एक बार बड़ा मुझे दिल को लग गई वो बात, दुखी हो गई मैं। तो वो बोले कि अरे साहित्य का क्या है, किताब ली और उसका अर्थ समझा दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं कैसे। साइंस मैथ्स वाले हर चीज़ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि उनकी अहमियत कहीं पे कम हो जाती है। लेकिन मैं सोचती हूँ, फिर मैंने समझाने की कोशिश की कि कोई भी साहित्य सिर्फ ये नहीं होता जो शब्दों में लिखा होता है। साहित्य सांकेतिकता की भाषा होती है। साहित्य रीड बिटवीन द लाइंस, जब हम उन पंक्तियों के बीच में जब पढ़ पाते हैं उसकी भाषा होती है। जब हम उन प्रतीकों को, सिंबल्स को समझ पाते हैं, साहित्य उसकी भाषा होती है। और साहित्यकार, उसमें ये ताकत होती है कि वो जड़ से लेके आगे आने वाले समय में पेड़ कैसे बनने वाला है, उसमें घोंसले कैसे लगने वाले हैं, उसमें चिड़ियाँ कहाँ बैठेंगी, उन चिड़ियों के बीच में आपस में लड़ाई कैसे होगी, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो लिखने की ताकत साहित्य में होती है। ये उपन्यास सांकेतिकता का भी उपन्यास है। यथार्थ खुद ऋषिकेश सुलभ, उनका आप एड्रेस देखिए तो कब्रिस्तान के पास रहते हैं, बिल्कुल। तो
जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यथार्थ और कहानी दोनों मिलाकर साहित्य बनता है। गल्प भी होता है और यथार्थ भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, उसके बाद कोई एक रचना बनती है। और चीज़ों को यथार्थ होने आगे वो कहते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं कि आप इसको पूरा यथार्थ मत मान लीजिए कि मैं कब्रिस्तान के पास रह रहा हूँ तो आपने ये सोच लिया कि ये सारा का सारा मैंने उठाकर ऐसे लिख दिया, नहीं। तो ये सांकेतिकता की भाषा भी है। यहाँ पर अधूरापन, जो चरित्र हैं उन सब में अधूरापन एक दिखाई देता है। लगभग चरित्रों में धुआं, धूसर, कुहासा, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बार बार उनका वो जिक्र करते हैं, बार बार प्रवासी पक्षी का जिक्र करते हैं। जब खुशी होती है तो प्रवासी पक्षी वहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं, जब खुशी नहीं होती है तो प्रवासी पक्षी उड़ जाते हैं। जब चाँद चमक रहा होता है तो कब्रिस्तान भी चमक रहा होता है, और जब दुख होता है तो चाँद जो है वो अपनी गिरफ्त में, बादल जो हैं चाँद को अपनी गिरफ्त में ले चुके होते हैं। तो बहुत सारे प्रतीक और बहुत सारी सिंबल्स के ज़रिए, बहुत सारे संकेतों के ज़रिए वो अपनी बात को कहते हैं। मौत से मुझे लगता है उनको कुछ ज़्यादा प्रेम भी है, और मौत की बात वो बार बार करते भी हैं। हत्या और मौत ये उनके उपन्यासों में और कहानियों में लगातार दिखाई देते हैं। इस उपन्यास को मैंने एक और दृष्टि से भी पढ़ा, मैंने इसको नारीवादी दृष्टिकोण से भी पढ़ा, और मैंने ये जाना कि इतनी उदासी, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी ये प्रेम का उपन्यास है। और एकाध प्रेम नहीं, एकाध जोड़ा नहीं, एकाध प्रेमी नहीं, एक लाइन है लंबी, अली बख्श, मदीहा बानो, सभी, साबिर, अमीना, बबलू, चुन्नी, बबीता, राधे, समद, जूबी, ऐसे करके बहुत सारे जो जोड़े हैं वो दिखाई देते हैं। और हम जब पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इनके यहाँ तो ये सब चलता है, इनके यहाँ ऐसे हैं। लेकिन यहाँ जो प्रेम है वो बड़ी उत्कृष्ट अवस्था का प्रेम है। ये उसी अवस्था का प्रेम है जहाँ रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू रीधो रांझा, हीर ना आँखों कोई। ये क्योंकि ये पूरा उपन्यास अगर आप देखें दाता पीर नाम से ही तो कहीं सूफीवाद से भी प्रभावित है, पूरी तरह से सूफीवाद से प्रभावित है। तो नसूत, मलकूत, जबरूत, फना, जो आखिरी स्टेज होती है, आखिरी स्थिति होती है फना होने की, वो इस उपन्यास में दिखाई देती है। यहाँ पर कागज़ सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। ये जो बातें हम सुनते हैं कि बाबा फरीद ने कहा है या बुल्ले शाह ने कहा है, वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये प्रेम का उपन्यास है। इसमें जो एक कैरेक्टर हैं समद, जो कि समदू फ़कीर बन जाते हैं, वो अगर आप उनका वो देखें तो जूबी उनकी प्रेमिका है, और दोनों का प्रेम ऐसा है कि जूबी आत्महत्या कर लेती है जब उसकी ज़बरदस्ती शादी करने लगते हैं, और एक अजीब नूर उसके चेहरे पे आता है, वो मीर को याद करती है। समद जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, मीर के तज़फ़्फ़ुफ़ पे ये मीर की गज़लों के ऊपर उनका पीएचडी का काम कर रहे हैं, और वो फ़कीर बन जाते हैं और पूरी उम्र फ़कीरी में काट देते हैं। दाता पीर मनिहारी जिनकी मज़ार है वहाँ पर, वो दाता पीर जो हैं वो खुद मनिहारी यानी मनिहारियों के ख़ानदान से थे, चूड़ियाँ पहनाने का काम करते थे, और उनकी खूबसूरती इतनी बताई है कि तांबे जैसा लंबा शरीर, तांबे जैसा रंग, ऐसे बाल घुंघराले और बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। और जब जाते थे अपनी आवाज़ में गाते थे, अमीर खुसरो हर जगह पे है यहाँ पे, अमीर खुसरो हर थोड़ी देर बाद अमीर खुसरो अपने रंग बिखेरते हुए आ जाते हैं। तो जब गाते थे तो महिलाएं अपने खाना पकता हुआ छोड़ के और कुछ भी काम बच्चों को छोड़कर वहाँ पहुँच जाती थी। उनको एक अमीर घराने की लड़की से मोहब्बत हो जाती है, और वो उसकी शादी कहीं हो जाती, जब होती है तो नीम पागल हो जाते हैं। फिर ठीक होते हैं, सूफीज़्म को, सूफीवाद को पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर उनके मुर्शिद गुरु जब
ख़त्म हो जाते हैं तो एक बार फिर पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं और उसके बाद यहाँ जो कब्रिस्तान है वहाँ पर आते हैं जहाँ पर उनकी बाद में मज़ार बनती है। तो प्रेम का एक बड़ा जो उत्कृष्ट रूप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा, मैं नारीवाद की बात कर रही थी। आप यहाँ के इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चरित्र हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको अगर देखते हैं तो कहीं भी वो इतनी गरीबी के बावजूद, इतनी बुरे हालातों के बावजूद कहीं भी कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ती। जो मेन मुख्य किरदार अमीरन रसीदन है, उनको अगर आप देखें, कहीं ऐसा एक भी क्षण ऐसा नहीं आया कि कहीं वो गिड़गिड़ा रही हों, कहीं किसी से भीख मांग रही हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सीधे खड़ी रहती हैं। यहाँ तक कि जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है उस समय भी वो बड़ी, कोई ऐसे नहीं कि हो हल्ला मचा रही हैं ज़ोर ज़ोर से, कहीं इस तरह का वर्णन नहीं है। जो उनकी बेटी है, दोनों बेटियाँ, चुन्नी तो अपने आप में एक विद्रोही स्वभाव की लड़की है ही और थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ करती रहती है। वो अपनी बबलू जो लड़का है जिससे शादी करना चाहती है उससे करके रहती है, भाग जाती है, उसको लेके भाग जाती है। आरोप उस पर ये लगाया जाता है। बड़ी लड़की जो है वो साबिर मियाँ से मोहब्बत करती है और पूरी उम्र, और एक, लेकिन उसमें ये जो शरद चंद्र के आप उपन्यास पढ़ें तो स्त्री में जो एक, और स्त्री में एक जो दिखाई देता है सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव, वो आप इन सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्त्रियों के कैरेक्टर्स हैं, उनमें आप देखेंगे। कहीं पर्दे का जिक्र नहीं होता, कहीं किसी और तरह की चीज़ें करते हुए नहीं दिखाया गया। मैं इसको पढ़ते हुए सोच रही थी कि अगर रसीदन की जगह यहाँ पर अमृता प्रीतम की पूरो होती तब भी वो ऐसे ही होती, और अगर अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की अम्मू होती तब भी वो इसी ढंग से होती। मतलब नाम से क्या रखा है। राही मासूम रज़ा कहते हैं कि अगर हम गाजीपुर की जगह गाजी टोला कर देंगे तो क्या उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, क्या उस मोहल्ले का या उस जगह का या उस शहर का चरित्र बदल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ी मजबूत, निडर, आत्मविश्वासी, हिम्मती औरतें इसमें दिखाई देती हैं। तो इस उपन्यास को फेमिनिस्टिक आउटलुक के साथ भी पढ़ा जाना चाहिए। जैसा मैं बता रही हूँ कि पूरा उपन्यास थोड़ा धुएं और धूसर से भरा हुआ है, जो प्रतीक है दुख का, लेकिन बीच बीच में अमीर खुसरो की जो पंक्तियां हैं वो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह सामने आती चली जाती हैं। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निज़ाम, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, हमरी चुंदरिया पिया की पगड़िया, दोनों बसंती रंग दे निज़ाम, मेरे बनने की बात मत पूछो मेरा बनना हरियाला है। ये सिर्फ मुस्लिम नहीं गाया करते थे कि अमीर खुसरो की रचना है, ये हिंदुओं के यहाँ भी उतनी ही ज़्यादा गाई जाती थी। अब पीर की पीर पे मैं आती हूँ। पीर की पीर, ये पीर की पीर क्या है? ये पीर कौन है? अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के पास पहुँचे हुए लोग हैं, वही तो है पीर। और खुद ऋषिकेश सुलभ राइटर खुद ये कह रहे हैं कि ये एक पीर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे दाता पीरों की कहानी है और उनकी पीड़ा है। और उनकी पीड़ा क्या है? खोई हुई संस्कृति, बदलता हुआ समाज, हाशिए पर खड़े हुए जो लोग हैं, उनकी पीड़ा यहाँ पर दिखाई देती है। परिस्थितियाँ ही विलेन हैं। मैंने कहा ना कि इसमें कोई ऐसा कोई विलेन भी नहीं है। आम हमारे सामने इस तरह के लोग आते चले जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ देखिए, दो तरह की ट्रेजेडीज़ हुआ करती हैं। जब हम दुखांत चीज़ों की बात करते हैं तो दो तरह की चीज़ होती है कि कोविड आया, तूफान आया और उसके बाद कितना कुछ ख़त्म हो गया। यानी जो नेचुरल ढंग से, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या एक्सीडेंट हो गया, अचानक चीज़ हो गई, तो एक ट्रेजेडी तो वो हुआ करती है। और दूसरी ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो वो व्यक्तियों से और परिस्थितियों से उभरती है, निकल कर आती है।
और इसमें यहाँ पर मैं शेक्सपियर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। शेक्सपियर की अगर आप सारे नाटक देखें, ट्रेजेडी देखें, तो शेक्सपियर जो हैं उनकी जितनी भी ट्रेजेडी हैं वो मानव स्वभाव से उत्पन्न हुई हैं या परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं। कोई शक बहुत ज़्यादा करता है, किसी में निर्णय लेने की ताकत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और कभी कभी हमारी सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उससे, रसीदन कैसे निकल सकती है अपनी परिस्थितियों से? रसीदन वो महिला है कि छोटी छोटी चीज़ों से लेखक हमें बताते हैं कि गैस का चूल्हा तो है लेकिन 2 साल से सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी पीढ़ियां यहाँ पे आकर रह रही हैं लेकिन आज तक पक्का शौचालय नहीं है। तो एक और इसमें बड़ा बढ़िया है कि जो पर्दा लगा हुआ है उसमें शाहरुख खान और दीपिका हैं। उस पर्दे को भी लेखक ने 2-3 बार बड़ा मतलब एक और शब्द साहित्य में आता है जिसको हमें जानना, जो विडंबनाएं होती हैं जीवन की, जीवन आयरनी के हिसाब से चलता है। अभी हम सफ़ेद कपड़े पहन के आए, लग रहा है बड़े खूबसूरत हैं, और एक गाड़ी निकली और उसने हमें पूरा का पूरा कीचड़ से भिगो दिया। ये आयरनी है, बड़ी छोटा सा इम्तिहान मतलब उदाहरण है ये। लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी बड़ी आयरनीज़ देती है कि रसीदन नसीर से शादी करती है, नसीर ही मर जाते हैं। फजलू एक ही बेटा है जो कब्र खोदता है, वो भी मर जाता है। तो ये क्या है? ये ज़िंदगी की आयरनीज़ हैं, ज़िंदगी की विडंबनाएं हैं जो हम सब झेलते हैं। एक चीज़ और मुझे अभी मैं पीछे सुन रही थी, एक इंटरव्यू में सुन रही थी और उसके बाद मैंने उसकी तहकीकात भी की। शायद मनीषा कुलश्रेष्ठ का इंटरव्यू था जिसमें वो कहती हैं कि जो हमारे जानवर जो हैं, जहाँ पर मादाएं बच्चों को पालती हैं अकेली, उनकी मृत्यु, उनकी उम्र कम होती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक जानवर पता था जहाँ पे जो पुरुष जो मादा नहीं है लेकिन वो अपने बच्चों को पाल रहा है, पेंगुइन। फिर मैंने थोड़ी सी इसकी खोज की तो 2-3 और मिले, जैसे मेंढक, जैसे सी हॉर्स, ऐसे करके 2-3 और मिले जो अपने बच्चों को पालते हैं। तो एक अकेली स्त्री और इन परिस्थितियों में जब अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती है और अपने बच्चों को पालती है और सारी स्थितियों से खड़ी होती है सामने, तो वो एक ज़बरदस्त जो विडंबना है वो लेखक बताते हैं। ऋषिकेश सुलभ जी के का ही उद्धृत करती हूँ एक वाक्य। वो कहते हैं, जब तक आप लोकल नहीं होते तब तक आप ग्लोबल भी नहीं होते हैं। अगर हम, पहली बात तो यह है कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े खूबसूरती के साथ बयां किया है, जो लोकल, जो लोक जीवन है, जब तक आप अपनों के नहीं होते तो दूसरों के क्या होंगे, बाहर वालों के क्या होंगे। तो एक चीज़ तो ये है उनके उपन्यास में। दूसरा, अगर आप इस उपन्यास का अंत देखते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि ये उपन्यास शुरू होता है कब्रिस्तान से और इसका अंत होता है कब्रिस्तान पर। लेकिन मंटो की मुझे एक कहानी याद आ रही थी इसको पढ़ते हुए। मंटो की एक कहानी है खोल दो, बड़ी चर्चित कहानी है, छोटी सी कहानी है और ऐसी बुलेट आकर लगती है सीधे सीने में जब उस कहानी को आप पढ़ते हैं। एक लड़की है, पार्टीशन का टाइम है, अपनी ही कौम के लोग, पिता कहता है कि मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ, क्योंकि उस समय वॉलंटियर बहुत सारे लगे होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन बच्ची जब आती है तो वो सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है। और वो जो हॉस्पिटल का उसमें वर्णन है वो मतलब आंखें छलक ही आती हैं उससे। लेकिन उसका अगर आप अंत देखें कि पिता अपनी पुत्री का हाथ पकड़ता है और बाहर निकल जाता है, वो अंत जीवन का अंत है कि एक नया जीवन। ये भी हो सकता था कि पिता, आमतौर पे जो होता है कि हम ये तो ख़राब हो गई, ये तो ऐसे हो गया और उसको वहीं पे ख़त्म कर दो और अब मैं इसको नहीं अपनाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ये भी अंत हो सकता था। लेकिन एक जीवन नया फिर से शुरू, कितनी बड़ी से बड़ी त्रासदियाँ हो जाएं,
कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ें आ जाएं, लेकिन जीवन कहीं नहीं रुकता। यहाँ भी फजलू मर चुका है और अंत में रसीदन जो है, जो कि अपने एक ममेरे भाई से, जिन समदू फ़कीर की मैं बात कर रही थी, उनके पास आती है और कहती है आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो दिल के दुखियारे, मोहब्बत के मारे, वो अपने बड़े बहुत दुखी आत्मा, बड़ा मैंने कहा ना कि उत्कृष्ट श्रेणी का जो प्रेम है वो वहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन अंत में वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो जीवंतता, जीवन बना रहता है इस उपन्यास में। दूसरा, इस उपन्यास को इस ढंग से भी हम उनके ऊपर, भी मैं कह रही थी कि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें ये भी कहीं कि इस ढंग से नहीं लिखा, इस ढंग से नहीं लिखा, लेकिन इस उपन्यास को हम सोचिए ज़रा, इस ढंग से भी लिखा जा सकता था कि बलवा दिखाया जा रहा है, मार काट हो रही है, खून बह रहा है, चारों तरफ ऐसे हो रहा है, हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, जैसा आमतौर पर लिखा जाता है। इस उपन्यास में एक भी हिंसक घटना नहीं है। कोनों से, दरवाज़ों के पीछे से, कहाँ से वो प्रेम निकाल लाए हैं। जो लेखक हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम यहाँ पर बिखेरा है। दाता पीर मनिहारी का प्रेम है। एक और इसमें जो कैरेक्टर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, वो रसीदन के नाना काले फ़कीर, जो काले थे नहीं, बहुत गोरे थे, लेकिन काले फ़कीर, रसीदन उनसे बात करती है। सारा मामला जो है वो ख्वाबों में और उसमें चलता है, और जब कभी मुसीबत होती है काले फ़कीर उसको आकर कुछ ना कुछ बता जाते हैं, कोई ना कोई हल दे जाते हैं। वो उनकी शरण में जाती है और दाता पीर मनिहारी की शरण में जाती है और अपने भाई समदू के पास जाती है, और ये सब उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक और बात, बड़ा ही साफ सुथरा उपन्यास है। आजकल कभी कभी जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पॉर्न लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आप बोल नहीं पाते चीज़ों को दूसरों के सामने। तो इतना इसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए कि जब आजकल छप भी वही रहा है, आजकल लिखा भी वही जा रहा है, और इस ढंग का उपन्यास लिखा जा रहा है जो इतना साफ सुथरा, इतना प्यारा उपन्यास है, जो लोगों को जोड़ने की बात करता है, उधेड़ने की और तोड़ने की बात नहीं करता। ये है। और नाउम्मीदी में उम्मीदों का उपन्यास है, समरसता की खोज का उपन्यास है। बहुत बहुत धन्यवाद।